जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और वो सीरीज़ है महादशा। इसमें दर्शकों हम सबसे पहले महादशा के एक्चुअल लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक एक महादशा और उस महादशा में क्या क्या हो सकता है साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से और शास्त्रों की नॉलेज को बीच में रोप इन करके। ये इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो दर्शकों, सबसे पहले हम अगर महादशा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो दर्शकों, महादशा जो है ये बेसिकली हम विंशोत्तरी महादशा की बात लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा विंशोत्तरी महादशा को ही यूज़ किया जाता है। और विंशोत्तरी महादशा अगर हम उसके सीक्वेंस से शुरुआत करेंगे तो आप बेटर तरीके से महादशा के लॉजिक को समझ पाओगे। दर्शकों, उस लॉजिक तक जाने से पहले हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि महादशा एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, उसका जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है। दर्शकों, हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए और कर्म डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। एक तरीके से हम महादशा को कह सकते हैं कि ये हमें एक टाइम जोन दिया जाता है डिफरेंट तरह की लर्निंग्स करने के लिए। और ये अकेला लर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग की प्रेपरेशन भी दर्शकों यहीं से होगी। एक दशा से जब हम दूसरी दशा के बीच में जाएंगे तो ये सिर्फ अकेली लर्निंग नहीं है, लर्निंग के साथ साथ उसकी प्रेपरेशन भी है क्योंकि हर दशा में हम इंसानों का जो बेसिक काम है वो है कर्म करना। अब दर्शकों, आप ये सब जानते हो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारा ड्राइवर एनर्जी यानी कि कर्म करवाने वाले प्लेनेट के रूप में बताया गया है। अब दर्शकों, महादशा को समझने से पहले अगर आप प्लैनेट्स और उनके बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो आप महादशा को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले दर्शकों, हमारे पास दो बड़े प्लैनेट्स के रूप में सूर्य चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है। सूर्य को हम लेते हैं आत्मा के हिसाब से और चंद्रमा को मन बोला जाता है। मन या मनस वो एक ही बात हो जाती है। अब इसके साथ 5 हमारे प्लैनेट्स होते हैं जिसको हम पंच महाभूतों के साथ सिंबलाइज कर सकते हैं। अब 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं वो आप जानते हो, धरती, वायु, आकाश, पृथ्वी, पानी। ये जो 5 मतलब हमारे पंच महाभूत हैं। मगर जो प्लैनेट्स की जब बात आती है तो पंच महाभूतों में प्लैनेट्स कौन कौन से आते हैं दर्शकों? वो आ जाता है मंगल आएगा, मंगल के बाद मरकरी आ जाएगा, मरकरी के बाद जुपिटर आ जाएगा, फिर वीनस आ जाएगा और उसके बाद शनि महाराज आ जाते हैं। तो ये 5 प्लैनेट्स हमारे पंच महाभूतों को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और 2 जो शैडो प्लैनेट्स ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं, राहु केतु, उनके बारे में बोला गया कि ये हमारे एनर्जी एक्सिस हैं। केतु से हम अपने पास्ट की चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और राहु हमारा फ्यूचर है। ये तो हुआ दर्शकों सिंपल तरीके से समझने का कि जो प्लैनेट्स हैं कैसा बेसिक स्वभाव रखते हैं। बट जब महादशा की बात आती है तो दर्शकों यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है और वो सीक्वेंस जब तक आप समझोगे नहीं तब तक महादशा आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे। दर्शकों, शुरुआत होती है यहाँ पर केतु से। केतु किसी की भी हम कहते हैं पास्ट है, मगर केतु को अगर सही तरीके से समझना है, केतु किसी चीज़ का एंड भी है और नई बिगनिंग भी है। यानी कि जब महादशा की शुरुआत हम केतु से लेते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि पिछले जन्म की समाप्ति हो गई और नया जन्म शुरुआत हो गया। केतु का स्टार्ट देना बहुत लॉजिकल घटना लगती है और केतु के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं उस सीक्वेंस में दर्शकों, उस सीक्वेंस को सबसे पहले अब आप समझिए। केतु के बाद दर्शकों आएगा वीनस। वीनस यानी कि
शुक्र। अब वीनस को हम सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स या दुनियावी प्लेजर्स से ऊपर हटकर जब हम वीनस को समझने का प्रयास करते हैं तो वीनस क्या है दर्शकों? वीनस हमारे संस्कार हैं, हमारा डीएनए है, और ये शुक्राणुओं के माध्यम से ट्रेवल होता है। इसी वजह से शुक्राणुओं से वर्ड ही शुक्र निकलता है। सो केतु के बाद वीनस आता है। आप ये समझ सकते हो कि केतु वीनस की लीनिएज है, यानी कि वीनस के अंदर केतु से उपजी हुई चीजें या केतु को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो वीनस में उतरेगा। अब केतु का संबंध किसी के भी पास्ट से है, और वीनस यानी शुक्र का संबंध भी दर्शकों जब हम जेनेटिक लीनिएज की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो दर्शकों ये 101% ये हमारा पास्ट ही है। आज की वीडियो में दर्शकों ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइज रेवलेशन मिलने वाली है कि शुक्र को आपने बहुत से डिफरेंट डायमेंशंस में देखा, मगर आज आप शुक्र को उस नई डायमेंशन में नए तरीके से समझोगे जिसको हम संस्कार कहते हैं। और दर्शकों संस्कार किसी के भी मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जो जन्मों जन्मों से कर्म करते हुए और जीवन जीते हुए हमने अर्जित करी है। केतु भी हमारा पास्ट है, मगर पास्ट अपने आप कहीं नहीं पहुंचता। पास्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस जीन्स की, उस जेनेटिक पैटर्न की ज़रूरत होती है जिससे हमारे बॉडी के सेल्स बनते हैं। बॉडी के सेल्स बनेंगे और उसी से धीरे धीरे सेल्स इकट्ठे होते होते हमारी पूरी बॉडी निर्मित हो जाती है। सो जो हमारा जेनेटिक पैटर्न है, जेनेटिक पैटर्न के अंदर हमारा टोटल पास्ट की चीज़ें, पास्ट में हमने जीवन कैसे जिए, कैसे कैसे हमें एक्सपीरियंसेस मिले, और वो एक्सपीरियंसेस हमारे मनस के अंदर या हमारे सबकॉन्शियस के अंदर कितने गहरे उतरे। दर्शकों जितने मेमोरी हमारी स्ट्रांग होगी या मेमोरी जहां पर ब्लॉक हुई होगी, जिसको हम कहते हैं इंसान फंस गया, तो आप समझ सकते हो कि वो उसके सबकॉन्शियस में बहुत गहरा गड़ा हुआ है। वो एक्सपीरियंस, वो मृत्यु यानी डेथ का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई डेथ लाइक एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को कोई स्पेशल फियर्स हो सकते हैं, किसी की स्पेशल लाइकिंग्स होती हैं। अब आप देखो, बच्चा जन्म लेता है और बच्चा अपनी डिफरेंट लाइकिंग्स अपने स्वभाव में लेकर आता है। कोई बच्चा बहुत धीर गंभीर होगा, कोई बच्चा हमेशा खिलखिलाता हुआ मिलेगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मिलेगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एंगर लेकर मिलेगा, किसी बच्चे के अंदर वाइटैलिटी और पौरुष और दूसरी चीज़ें जिसको हम बॉडीली मार्शियल फोर्सेस कहते हैं, एनर्जीज कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग लेकर पैदा होता है। तो दर्शकों हर बच्चा अपने जेनेटिक्स पैटर्न या जीन्स के अंदर बहुत से स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर आता है जो संस्कारों के माध्यम से ट्रेवल हो रहे हैं। सो केतु के बाद शुक्र का आना दर्शकों ये बहुत लॉजिकल पैटर्न है। हमेशा मैं ऋषियों को इसी वजह से इतना आदर सम्मान देता हूं कि ऋषि सिर्फ वो पढ़ाने वाले एकेडमिक टीचर्स नहीं थे, ऋषि साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, बहुत लॉजिकल पर्सन्स थे जिनके पास नॉलेज तो थी मगर उन्होंने हर चीज को लॉजिक के हिसाब से लगाने का प्रयास किया। सो केतु के बाद यानी कि किसी के भी पास्ट से उपजे हुए नए जन्म के बाद उसके सबकॉन्शियस जेनेटिक पैटर्न्स, उसके संस्कार आएंगे। सो केतु के बाद वीनस का आना दर्शकों बहुत लॉजिकल बात है। वीनस के बाद जो तीसरी महादशा आएगी दर्शकों वो आएगी सूर्य की। अब मैंने भी थोड़े मिनट पहले आपको बताया कि सूर्य को हम अपनी आत्मा के साथ डिनोट करते हैं। आत्मा यानी जीव। अब आत्मा से बहुत से लोग आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं, मगर दर्शकों यहाँ पर आत्मा सिर्फ क्या है, आपके बॉडी को चलाने वाली एनर्जी की बात हो रही है, उस जीव की बात हो रही है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। सो सूर्य यानी हमारी वो कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो जीवन के लक्षण हैं वो सूर्य की वजह से है। सूर्य
उस तरह की आत्मा या कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है। अब आप देखिए, केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सूर्य का आना। अब सूर्य का आना यानी कि किसी में भी कॉन्शियसनेस, चेतना या जीवन के लक्षण का आना, जीवन की शुरुआत हुई। तो दर्शकों, शुरुआत जीवन की केतु से नहीं हो रही, शुरुआत तो आत्मा के आने से, जीवन के लक्षण प्रकट होने से होती है। उससे पहले इन दोनों के बीच में, सूर्य और केतु के बीच में वीनस का आना संस्कार के रूप में, उन जेनेटिक पैटर्न्स के रूप में आना बहुत लॉजिकल बात है। अब आप क्लियरली समझिए, ये जो तीसरी महादशा सूर्य की महादशा आती है दर्शकों, ये लॉजिकली जीवन देने वाली, जीवन के सिम्टम्स को अपीयर करने वाली और जीवन की शुरुआत करने वाली महादशा बनती है। अब इसके बाद जो चौथी महादशा दर्शकों आती है, वो आती है चंद्रमा की। अब किसी को जीवन मिल गया, अब जीवन के अंदर उसका जेनेटिक पैटर्न भी है, उसके अंदर उसकी पास्ट की मेमोरीज भी पड़ी हैं। अब वो एक कंप्लीट पैकेज, जिसको बहुत सी वीडियोस में मैं बोल देता हूं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एक पर्टिकुलर मेमोरी पैटर्न, एक पर्टिकुलर जेनेटिक पैटर्न लेकर एक जीवात्मा, एक कॉन्शियसनेस एक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब शरीर तो मिल गया, अब उस शरीर को चलाने के लिए ऋषियों ने कहा शरीर चलेगा या जीवन चलेगा, इसके ड्राइवर कौन है? वो है चंद्रदेव यानी चंद्रमा। क्योंकि जीवन चलता है हमारे मन से। अकेला जीवन के लक्षण प्रकट होने से या सूर्य के आने से हम उसको जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन जब तक चलायमान नहीं होगा, क्रियामान नहीं होगा, मतलब अपनी क्रियाएं करने वाला, अपने कर्म करने वाला नहीं होगा, तो जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है। और वो मीनिंग लाने के लिए हमारा मन होना बहुत ज़रूरी है। अब दर्शकों, मन के साथ चीज़ें, अब आप देखिए, मन को, मन की लीनिएज में क्या क्या मिल गया। मन की लीनिएज में मन को केतु के रूप में आपका पूरा पास्ट मिल गया, शुक्र के रूप में वो जेनेटिक पैटर्न जिसमें आपके पूरे संस्कार, आपकी पूरी मेमोरीज, आपकी पूरी मान्यताएं, आपकी पूरी चॉइसेस, आपकी पूरी सिलेक्शन और आपके पूरे इंटरेस्ट बीच में आ गए। साथ में चेतना भी आ गई, यानी प्रकाश भी आ गया। प्रकाश और चेतना के साथ मन अब शरीर को हम कहते हैं एक्टिव कर देगा, चलायमान कर देगा, शुरुआत कर देगा कि जीवन आगे कैसे चलेगा। तो दर्शकों, ये थी चौथी महादशा। अब इसके बाद दर्शकों असली खेल इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि कर्मों का खेल या जीवन का खेल मन से शुरुआत होगी। मन के बाद दर्शकों जो आगे दशाएं आती हैं वो बड़ी मीनिंगफुल दशाएं हैं। अब उसके बाद आएगा चंद्रमा के बाद मंगल। जीवन मिल गया, जीवन चलाने वाली एनर्जी ड्राइवर भी आपको मिल गया। अब आपको एक गाड़ी भी मिल गई और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर भी मिल गया। अब उस ड्राइवर के अंदर दर्शकों एनर्जी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। वो एनर्जी रूपी पेट्रोल वो कौन देगा? वो मंगल देगा दर्शकों। क्योंकि अगर आपका मन डाउन है, आपके मन के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो मन कैसे काम करेगा? मंगल आपके मन की शक्ति है। मन की शक्ति भी है और तन की शक्ति भी है। मंगल के पास ये दोनों शक्तियां मौजूद हैं, मन की शक्ति भी और तन की शक्ति भी। और धीरे धीरे यही शक्तियां दोनों मिलके आपकी आत्मिक शक्ति भी बन जाती है। वो बात की बात है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अब दर्शकों, इसके बाद मंगल के आने के बाद यानी मंगल की महादशा, पांचवी महादशा, इस महादशा में आप देखिए इंसान के अंदर ज्यादा एनर्जी का संचार हो जाता है। अब हर चीज के पीछे दर्शकों एक लॉजिक होता है कि कौन सी चीज क्यों हुई। मन मिल गया, जीवन की शुरुआत हो गई। जीवन को चलाने के लिए, जीवन के मतलब अब जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपके अंदर शारीरिक बल चाहिए, आपके अंदर मानसिक बल चाहिए, आपके अंदर आत्मिक बल चाहिए। वो सारे बल जब मिल गए तो दर्शकों यहाँ पर आप कह सकते हो वी आर फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इस एनर्जी से कोप अप करना भी आसान तो नहीं होता। मगर गाड़ी तो अब चल पड़ी दर्शकों,
अब गाड़ी को अब आगे स्टेशंस मिलने हैं, जीवन की गाड़ी अब चल पड़ी है। अब जीवन की गाड़ी में जो अगला स्टेशन दर्शकों मिलेगा वो किसी के भी जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्शकों क्या है, किसी के जीवन में भी राहु का आना, मंगल के बाद जो अगली दशा आनी है दर्शकों वो बहुत इंपॉर्टेंट राहु महाराज की है। अब राहु महाराज को हम कहते हैं राहु हमारा फ्यूचर है, मगर राहु एक शैडो प्लेनेट है। आपके दिमाग के अंदर इमेजिनेशन भी यही भरेगा, आपके दिमाग के अंदर नए नए काम करने की जो आप प्लानिंग्स करते हो वो भी यही देगा, आपको क्लेवर भी यही बनाएगा। आपको इन पंच महाभूतों से जो एक दुनिया बनी हुई है उसके पार ले जाने की क्षमता भी राहु के पास ही है। अब आप देखिए, ये एक ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं ये मेटाफिजिकल अप्रोच वाला प्लेनेट है ये। अब मेटाफिजिकल की बात जहां पे आ गई कि फिजिक्स यानी कि जो पंच महाभूतों से उपजी हुई दुनिया है उससे आगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सोलर एनर्जीज, ये आप फील्ड देखते जाइए। राहु का पोटेंशियल दर्शकों अनलिमिटेड ऋषियों ने बोल दिया, और राहु को यह भी बोल दिया कि राहु के अंदर अमृत तक लाने की क्षमता है। अमृत का मतलब क्या है कि अगर हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, यानी मुक्तिदायी एनर्जी अगर कोई है तो वो राहु ही है। सो मुक्ति देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला एनर्जी भी राहु है। सो दर्शकों, किसी के भी जीवन में राहु का आना मंगल के बाद, मंगल से हमारा शरीर क्या है, अब शक्ति से ओतप्रोत है। शारीरिक शक्ति हमारे अंदर है, मानसिक शक्ति हमारे अंदर है, आत्मिक बल हमारा बढ़ा हुआ है। अब हम जीवन के कर्मों को, फ्यूचरिस्टिक कर्मों को, जीवन के युद्धों को जीत सकते हैं आसानी से। अब दर्शकों, इसके बाद जो अगली दशा आती है दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट। अब राहु से आपने क्या मीनिंग निकाला दर्शकों? राहु का मीनिंग यह हुआ, राहु आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। आप जो भी क्रिया या कर्म करते हो, अब दर्शकों यहां पर थोड़ा सा आप क्रिया और कर्म को समझ लेना। कुछ आपके शरीर के अंदर ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो आप करते नहीं हो, वो हो रही हैं। आपका सांस लेना, आपके दिल का धड़कना, आपके बॉडी के सेल्स का रिपेयर होना, आपके शरीर के अंदर ग्रोथ जिसको हम मतलब बात बोलते हैं, आपके शरीर में सोचने की ये ऐसे एक्शंस हैं, आपकी आंखों का देखना, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये क्रियाएं ये अपने आप हो रही हैं, सेल्फ गवर्नड है और अपने आप से स्वचालित है। इसमें आप कुछ नहीं करते, इसी वजह से इन्हें क्रिया कहा जाता है। अब कर्म है जब किसी चीज को हम करने का प्रयास करते हैं विद सम मोटिव, विद सम इंटेंट। क्रिया और कर्म में यही फर्क, क्रिया का कोई फल नहीं होता दर्शकों। क्रिया किसी फल के बीच में आपको लेकर नहीं जाती। आप सांस ले रहे हो, उससे सिर्फ जीवन चल रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, उससे आपके शरीर में ब्लड की पंपिंग हो रही है। ये जो चीजें हैं आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि इसका कोई उस तरह का रिजल्टेंट जिसको हम कर्म फल की बात कर देते हैं वो क्रिएट ही नहीं होता। मगर कर्म का फल और कर्म फल सिद्धांत, कर्म के ऊपर हमेशा हमें उसको समझना चाहिए। अब कर्म और कर्म का फल, अब कर्म का फल कहां से आ रहा है दर्शकों? कर्म का फल आ रहा है आपके इंटेंट से। अब राहु ने आपकी क्रियाएं और कर्म दोनों आपके चला दिए और ये आपको फ्यूचर यानी भविष्य की तरफ लेकर चला गया। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ दर्शकों? आपको डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस मिले, अच्छे भी बुरे भी, हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिले, शारीरिक भी, मानसिक भी और आत्मिक भी। हर तरह के एक्सपीरियंसेस राहु दे सकता है। अब राहु के बाद दर्शकों आप देखिए, एक्सपीरियंसेस यानी जीवन को जीकर समझने के बाद सबसे बात क्या होगा? जब हम जीवन में इस तरह कर्मों को देखेंगे होते हुए, जीवन को समझेंगे, कर्म करते हुए हम क्या करते हैं? जीवन को समझने का प्रयास ही तो करते हैं। तो अगली दशा कौन सी आती है?
वो जुपिटर की ही आती है। जुपिटर यानी ज्ञान। ज्ञान कोई वो नहीं जो आपको किताबों से मिल गया, वो तो बोरोड ज्ञान है दर्शकों। एक्चुअल ज्ञान क्या होता है? एक्चुअल ज्ञान है जो जीवन को जीते हुए, जीवन को समझते हुए और साथ में कर्म करते हुए जो शिक्षा हमें मिलती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो स्व अर्जित ज्ञान होता है। वो हमारा अपना सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज होती है, क्योंकि वो जीवन जीने से हमारे अंदर आई है। जुपिटर का यहां आना दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, और ये वो ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान आपको एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म दे जाता है। इसी वजह से जुपिटर को दर्शकों इतना बड़ा क्यों बोला गया? मगर मैं हमेशा जुपिटर से भी ज्यादा वीनस को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वीनस क्या है दर्शकों? वीनस आपके जीन्स हैं, आपका जेनेटिक पैटर्न है, आपके संस्कार हैं, आपके पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं, ये सब वीनस के अंदर पड़ा है दर्शकों। वीनस के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एक गुरु जो आपको संस्कार के रूप में मिला हुआ है, और दूसरा गुरु आप अर्जित करते हो। अब आप देख लीजिए, अब आप क्लियरली समझ लीजिए, आपके पास कौन हुआ? पास तो आपके वीनस ही था। वीनस आपके पास है, मगर जुपिटर आपको एक्वायर करना पड़ता है, कर्मों के माध्यम से लेना पड़ता है, जानना पड़ता है। अब इसके बाद दर्शकों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट, जो राहु के बाद, मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूं क्योंकि राहु केतु क्या है? ये शैडो प्लेनेट्स हैं, छाया ग्रह है, रियल प्लेनेट्स नहीं है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट के रूप में अगर आप देखोगे, वो एक तरीके से आखिरी प्लेनेट यानी सेकंड लास्ट प्लेनेट है। अब वो सेकंड लास्ट महादशा दर्शकों किसकी आ रही है? वो शनि महाराज की आ रही है। शनि को इसीलिए मैं हमेशा महाराज कह के बोलता हूं। कहने को ये भी हमारे जीवन की तरह सूर्य का ही बेटा है, मगर कर्म और कर्म फल देने वाला है। जब तक आपके जीवन में शनि नहीं आएगा, आपके कर्म सही तरीके से नहीं होंगे। शनि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जाता है, स्टेबल प्लेटफॉर्म दे देता है, जिसमें आपकी विक्ट्री निश्चित है। तभी शनि को विक्ट्री दायक प्लेनेट बोला जाता है। आपके जीवन के अंदर पेशेंस डालने वाला, आपको धीर गंभीर बनाने वाला, आपको मैच्योर बनाने वाला, आपको एल्डर बनाने वाला अगर कोई प्लेनेट है तो वो शनि ही है। और शनि आपके हर कर्म का पूरे जस्टिस के साथ आपको उसका फल देता है। और ये सेकंड लास्ट जुपिटर के बाद की महादशा है दर्शकों। यानी कि जो कर्म आप करते जा रहे हो, अब यहां पर बात वो आ जाती है जो ऋषियों ने शास्त्रों में जिसे दृष्टा भाव बोल दिया। जब हम कर्मों को दृष्टा भाव से, ज्ञान जो पीछे राहु के थ्रू अपनी इमेजिनेशंस, अपनी मेमोरी, बाकी चीज़ों के थ्रू जो भी ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, मगर उसके बाद जब हम रेगुलरली बार बार जीवन में कर्म को कर रहे हैं, तो हर बार आपका कर्म आपको नई मीनिंग देता है। आप एक किताब को बचपन में पढ़ चुके हैं, अब आप मेरे जैसी उम्र में आके उसी किताब को दोबारा पढ़िए, आपको नया मीनिंग मिल जाएगा। 2-4 साल के बाद फिर उसी किताब को फिर पढ़ने का प्रयास करिए, तब हो सकता है कि आपके ज्ञान चक्षु ही खुल जाए। तो दर्शकों, ये है वो शनि का, और ये शनि आपका सेकंड लास्ट। अब जो लास्ट महादशा दर्शकों किसी की भी होती है, वो होती है मरकरी की महादशा। मरकरी यानी बुद्धि। बुद्धि में जो सबसे बड़ा वर्ड है धी, विवेक वाली बुद्धि, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब दर्शकों, मरकरी सबसे आखिरी में क्यों आता है? यानी कि पूरे लाइफ की शुरुआत से केतु, वीनस, सन के माध्यम से जो जीवन को शुरुआत मिली, उसके बाद जितने प्लैनेट्स हमने जिए, जितनी महादशा हमने जी, उन सभी से हुआ क्या
सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस चला। हम सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और अगर शनि के बाद भी अब कुछ बच गया सीखने को, अब दर्शकों ये कौन सी चीज है जो शनि के बाद भी, कर्म के बाद भी सीखने को है? तो दैट मीन्स ऐसे कर्म जो हम सोए हुए कर रहे हैं, या वो क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर अपने आप घटित हो रही हैं। कर्म फल के सिद्धांत को जो लोग एक्चुअल में समझ पाते हैं, कर्म फल की बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके जीवन में स्वतः घटित हो जाती हैं। जब हम उन चीजों को भी समझने का प्रयास करते हैं तो वो आपकी एक्चुअल में बुद्धि को जागृत करता है। जब हम कहते हैं कि अब हम बाहर की चीजों से भी, अंदर की चीजों से भी, शरीर से भी, यानी कि मन, आत्मा और जीवन, इन तीनों से और इसके साथ कर्म के साथ जोड़कर जब हम पूरा लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं, वो एक ऐसा ग्राइंड मिल है, उस ग्राइंड मिल से आपकी बुद्धि उपजती है। दर्शकों, बुद्धि को सबसे आखिरी महादशा इसीलिए दी गई कि ये लास्ट चीज है आपकी। अब बुद्धि के साथ ही हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, यानी कि हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल ऋषि। मगर इसके साथ ही दर्शकों एक और खास बात है, आखिर में ये सबसे आखिर है। आखिर का मतलब क्या है कि अब हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र किसका है दर्शकों? अब आप क्लियरली समझ सकते हो, वो मरकरी का ही है। अब मृत्यु के पास आ गए। अब मृत्यु में शरीर डाउन चला गया, शरीर की ऊर्जा क्षीण हो गई, आपके शरीर के कर्म तो समाप्त हो गए। कर्म के साथ साथ जो ज्ञान आपने अर्जित किया था वो भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया, सुप्त अवस्था में चला गया। अब शरीर की जो क्रियाएं, सांस लेना, बॉडी, दिल का धड़कना, ये क्रियाएं भी धीरे धीरे दर्शकों अब शांत हो रही हैं। यानी आप मृत्यु के आगोश में जा रहे हो, और मृत्यु के आगोश में जब जा रहे हो तो तब भी क्या आपकी आंखें खुली हैं? कहीं मृत्यु के भय ने आपको इतना जकड़ लिया कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए? दर्शकों, इसी को ऋषियों ने क्या बोला? ऋषियों ने यह बोला, जिस इंसान ने मृत्यु के समय अपने हर विचार को देखा और उस विचार को मृत्यु तक जाते हुए देखा, क्योंकि जो भी आखिरी विचार दर्शकों किसी के भी होते हैं वो उसके मृत्यु के बाद अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। मगर जब हम एक बार मृत्यु को इन खुली आंखों से होते हुए अपने शरीर में घटित होते हुए देख लेते हैं तो दर्शकों, इसको ऋषियों ने बोला कि ये मुक्ति है। यानी अब आप क्लियरली समझिए कि अगर आपको मुक्ति मिलनी है तो मुक्ति कहाँ से होनी है? आपके सोचने का प्रोसेस खत्म हो जाए, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं, और आप स्वतः स्फूर्त, जिसको हम कहते हैं ना, नेचुरल तरीके से इस बॉडी को, इस जीवन को जाते हुए देखें, और उससे जो समझ मिले वो समझ आपको मुक्ति के द्वार पर लेकर जाएगी। इसी वजह से दर्शकों, ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में मरकरी को चंद्रमा का वो बेटा बोला जिसको चंद्रमा ने डिसोन कर दिया। क्यों डिसोन किया? अब आप समझ सकते हो इस बात को। क्योंकि मन का स्वभाव है बाहरी दुनिया को जानना, मगर उसी का बेटा वो तो मुक्ति तक ले जा रहा है, यानी कि जीवन के होने को ही नेगेट कर रहा है, यानी कि आपको अगला जीवन नहीं मिलने वाला। अब वो बेटा, इसी वजह से ऋषियों ने उसकी महादशा को बिल्कुल आखिर में रखा। अब दर्शकों, एक और आज इस वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, मैं भी समझता हूं, मगर एक इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको और बता देता हूं। अब आप देखिए, आपकी इन महादशाओं में 3 छोटी महादशा है, एक मिडल है, और उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सालों वाली महादशाएं हैं। अब जो छोटी महादशाएं हैं, छोटी महादशाएं किस किस की है? केतु की है, मंगल की है और सूर्य की। अब आप दर्शकों यहां पर उस लॉजिक को पकड़िए कि वो दशाएं छोटी क्यों हैं। वो छोटी दर्शकों इसीलिए है
कि उसका संबंध आपके अगले जीवन से या जो जीवन हम जी रहे हैं उससे होने की बजाय उसके पिछले जन्मों की एक्सटेंशन है। केतु, केतु के साथ सूर्य, सूर्य तो आपकी चेतना ही है, साथ में आपका बल। यहां पर आप उस ज्योतिष शास्त्र के सूक्त को याद करिए जिसमें यह कहा गया है कि पहले 6 साल बच्चे के इस जीवन के नहीं होते, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म की ही बस एक ऐसी एक्सटेंशन है जो सबकॉन्शियस तरीके से जी जाती है। मगर चंद्रमा को दिए गए 10 साल, उसके बाद दर्शकों आप देखिए फिर खेल शुरू हो जाता है। 16 साल जुपिटर को और सबसे ज्यादा 20 साल दिए गए शुक्र को। अब 16, 17, 18, 19, 18 राहु के। अब आप देखिए ये कितनी लंबी लंबी महादशाएं हैं। अब ये महादशाएं आपके जीवन में कर्मों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको सिखाने के लिए थी। अब चंद्रमा 10 साल का ही है दर्शकों। अब 10 साल का ड्राइवर आपके 20 साल, आपके 19 साल, आपके 18 साल। अब आप समझ सकते हो कि ड्राइवर हमेशा एक्टिव नहीं रहता। चंद्रमा सो जाता है, मन सो जाता है, तो अपने आप कर्म होते हैं। तो जो शास्त्रों में ये बोला जाता है ना कि आप हमेशा अपने कॉलर मत खड़े रखिए, उस अहंकार में मत रहिए कि हर कर्म मैं ही कर रहा हूं। आपके कर्म बहुत से हैं ऐसे जो हो रहे हैं, स्वतःस्फूर्त हो रहे हैं। और वीनस को सबसे ज्यादा देने का दर्शकों ऋषियों का जो लॉजिक है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों में जो कुछ भी आपने किया, कर तो आप उसी की पुनरुक्ति ही है। आप उसी को रिपीट ही कर रहे हो। क्यों रिपीट कर रहे हो? क्योंकि आपका जेनेटिक पैटर्न वही है। आपके जेनेटिक पैटर्न में जो मेमोरी भरी हुई है, आप उसी मेमोरी के माध्यम से ही तो चीज़ों को एनालाइज करते हो। अब दर्शकों आज की वीडियो में मैं एक पुराना ज्योतिष शास्त्र नहीं कहूँगा, जो आजकल ज्योतिष शास्त्र चल रहा है जिसमें मेमोरी को मरकरी के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर रिजर्वेशन है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेमोरी केतु और वीनस के पास है। मरकरी के पास आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके विचारों को होने की जो पावर है वो आपकी बुद्धि के पास है। मगर जो मेमोरी और जो जेनेटिक पैटर्न में जो आपके सबकॉन्शियस में जो संस्कारों में जो मेमोरी पड़ी है वो आपके केतु और वीनस के पास पड़ी है। अब आप एक और लॉजिक को थोड़ा सा ले लीजिए, इंटरेस्टिंग है चीज़ें ये। क्यों हमेशा सूर्य, शुक्र और मरकरी इकट्ठे होते हैं? अब दर्शकों चंद्रमा यहां नहीं है। सूर्य, मरकरी और वीनस ये तीनों 95% चार्ट्स में इकट्ठे ही मिलेंगे। देखिए सूर्य और वीनस तो इकट्ठे है ही हैं, क्योंकि आत्मा का बिना संस्कारों के कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि जीवन घटित ही नहीं हो रहा। मगर इन दोनों के माध्यम से दर्शकों अब होगा क्या? अगर मरकरी को हम कहते हैं ये दुनियादारी वाला प्लेनेट है, बहुत सी वीडियोस में मैंने भी आपको बोला है कि ये बनिया है, मगर आप देखिए दुर्गा सप्तशती में बनिए को ही मुक्ति मिलती है, मरकरी को ही मुक्ति मिलेगी। अब ये जो शास्त्रों की बातें हैं दर्शकों, जब हम इस तरीके से चीज़ों को लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा सिर उन ऋषियों के आगे झुकता ही है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी और कितने बढ़िया शास्त्र हमें दे दिए। सो दर्शकों आज की वीडियो में मैंने सीक्वेंस के बारे में बताने का प्रयास किया। अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे एक एक महादशा को लेंगे और उस महादशा के माध्यम से जीवन में क्या क्या हो सकता है डिटेल में अंदर जाकर समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी की कोई महादशा आ गई है तो उसको कैसे देखना है, उसको कैसे समझना है। सो दर्शकों यह था मेरा छोटा सा प्रयास जिसमें मैंने समझाने का प्रयास किया कि महादशाओं का लॉजिक क्या है। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उन सभी के लिए फ़ोन नंबर दर्शकों मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। बाकी दर्शकों हर वीडियो के अंत में जो निवेदन मैं करता हूँ वो हमेशा करता रहूँगा जब तक जीवित रहूँगा
कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का इकलौता ऐसा चैनल है जहां पूरे डिटेल में वैदिक ज्ञान के बारे में आपको बताया जाता है। सो इस चैनल को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। अगली वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।